कहानी की शुरुआत रूस के जंगल में कुछ शिकारी और विशेषज्ञों के एक समूह से होती है। उनमें से एक है क्रिप्टोजूलॉजिस्ट ट्रेविस प्रेस्टन और उसकी वैज्ञानिकों की टीम जो उन प्रजातियों की तलाश में है जिन्हें अभी तक दर्ज नहीं किया गया था। जंगल के बीच से गुजरते हुए उन्हें पेड़ों पर पंजों के निशान और खरोंच दिखाई दी थी और थोड़ी ही देर में एक विशाल भालू का शव भी मिल गया था। लेकिन इस टीम में हर कोई वैज्ञानिक खोज के लिए नहीं आया था और इसी वजह से ट्रेविस को हार्कर को राइफल के साथ देखकर खींच महसूस हुई थी। हार्कर हंसते हुए बोला कि ये सिर्फ सुरक्षा के लिए है और वो जानबूझकर बाकी लोगों से दूर ही खड़ा रहा था जब सब भालू की जांच कर रहे थे। ट्रेविस को उस शव में एक बहुत बड़ा दांत मिला था जिससे साफ जाहिर था कि इस भालू पर किसी और कहीं ज्यादा बड़े जीव ने हमला किया था। उसका साथी ब्रैंडन भी शेखी बघारते हुए बोला था कि उसने ऐसे पैरों के निशान नापे हैं जिन्हें देखकर बिगफुट भी शर्मा जाए। ट्रेविस का असली लक्ष्य इस जंगल में प्रागैतिहासिक भालू के अस्तित्व को साबित करना था, लेकिन अब अंधेरा तेजी से घिरने लगा था और टीम का एक सदस्य वापस जाने की जिद कर रहा था। ट्रेविस ने इस समय प्रोजेक्ट छोड़ने से साफ इनकार किया था और किसी भी हालत में जंगल में रुकने का फैसला किया था। रात को सब लोग घात लगाए बैठे थे और इसी दौरान हार्कर ने नौजवान स्कॉट को डराने के लिए खूनखोर भालुओं की कहानियां सुनाई जो इंसानों के डर की गंध सूंघ सकते हैं। तभी ब्रैंडन को झाड़ियों में कोई हलचल दिखाई दी थी और सब हंस पड़े जब वहां से एक स्कंक बाहर निकला था। लेकिन हंसी ज्यादा देर तक नहीं चली क्योंकि उसके ठीक बाद असली भालू सामने आ गया था। हार्कर की थ्योरी सच साबित हुई थी जब वो जानवर सीधे उस बूढ़े सदस्य पर झपटा जो उससे सबसे ज्यादा डर रहा था। ट्रेविस ने शिकारी को गोली चलाने से रोका था और खुद को भालू का निशाना बनाने के लिए जोर से चिल्लाने और हाथ हिलाने लगा था। जैसे ही भालू का ध्यान उसकी ओर गया, ट्रेविस उसे पागलों की तरह दौड़ते हुए एक जाल में फंसा लाया और ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से बेहोश करने की कोशिश की थी। जानवर कमजोर पड़ने लगा था, लेकिन अचानक हार्कर ने बिना चेतावनी के गोलियां चलानी शुरू कर दी जिससे दवा का असर कम हो गया था। गुस्से में भालू ने जाल तोड़ दिया और अपने रास्ते में आने वाले हर किसी पर हमला करने लगा था। दुर्भाग्य से शिकार स्कॉट बना और वो उस वार से बच नहीं पाया था। लंदन लौटने पर ट्रेविस अपराध बोध से जूझ रहा था और साथ ही हार्कर के लगाए गए लगातार मुकदमों का सामना भी कर रहा था। तभी उसके ऑफिस में एक और वकील आया और पहले तो ट्रेविस को लगा कि ये भी हार्कर का कोई आदमी है, लेकिन उसका नाम डग था और वो एक बेहद अमीर क्लाइंट का प्रतिनिधि था जो चीन में पाइपलाइन का निर्माण कर रहा है। हाल ही में एक रहस्यमयी जीव की झलक ने कामकाज को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया था और इसी वजह से डग चाहता था कि ट्रेविस उसकी मदद करके उस जीव को पकड़ ले। लेकिन ट्रेविस ने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया था क्योंकि वो अब भी अपने पिछले अनुभव से हिला हुआ था। हालांकि जैसे ही उसने एक वीडियो देखा जिसमें एक ऐसा जानवर नजर आ रहा था जो बिल्कुल ड्रैगन जैसा लग रहा था, उसका मन बदल गया था। उत्साह में भरकर वो ब्रैंडन और केटी के साथ चीन के लिए उड़ान भर चुका था और वहां पहुंचकर उसने दोनों की मुलाकात डग से कराई थी। डग के साथ एक इंटरप्रेटर बाई भी था जो इस टीम का गाइड बनने वाला था। बेस की तरफ जाते समय डग ने समझाया था कि कुछ मजदूर गायब हो चुके हैं जबकि कुछ डरकर भाग गए थे, खासकर उस वीडियो के सामने आने के बाद। ट्रेविस तुरंत काम शुरू करना चाहता था, लेकिन डग ने कहा कि अभी कॉन्ट्रैक्ट की कुछ शर्तें तय करनी बाकी है और असली काम अगले दिन से ही शुरू होगा। उसी रात एक मजदूर ने अंतिम बार इलाके का चक्कर लगाया और रिपोर्ट दी कि सब कुछ ठीक है। लेकिन तभी अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी जिसने उसका ध्यान खींच लिया था। टॉर्च लेकर उसने आवाज की दिशा में खोज शुरू की और जैसे जैसे आवाज तेज होती गई उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत बड़ा जीव तेजी से हिलता डुलता हर चीज से टकरा रहा है। खतरे को करीब समझकर वो जल्दी से एक सीढ़ी पर चढ़ने लगा और जैसे ही ऊपर पहुंचा, अचानक एक विशाल जानवर ने उस पर हमला कर दिया था। अगली सुबह निर्माण कार्य सामान्य रूप से चलता रहा, मानो रात में कुछ हुआ ही न हो। बाई ने ट्रेविस को गेट से भीतर ले जाने में मदद की, लेकिन पार्किंग से पहले ही एक गुस्साई चीनी महिला रास्ता रोककर खड़ी हो गई थी। वो चिल्लाते हुए पूछ रही थी कि कार में कौन है। उसका नाम था डॉक्टर लानजांग। ट्रेविस ने उसे समझाया कि वो यहाँ एक जंगली जानवर की जांच करने आया है, लेकिन उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब महिला ने पूछा कि कहीं उसका नाम जिम हार्कर तो नहीं है। और उसी समय असली हार्कर वहाँ अधमका था और उसने कोशिश की कि ट्रेविस को भीतर जाने से रोक दे, ये कहते हुए कि वो सबकी सुरक्षा के लिए खतरा है। हालात और बिगड़ गए जब पता चला कि हार्कर अपने साथ एक कैमरामैन भी लाया है जो इस पूरी एडवेंचर को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार बैठा है। गुस्से में ट्रेविस ने प्रोजेक्ट छोड़ने की धमकी दी थी, लेकिन उसकी टीम ने उसे मनाया कि चाहे डग के बहाने कितने भी खोखले हों, उन्हें यहाँ रुककर अपना काम पूरा करना है। अपने प्रतिद्वंदी से पहले उस रहस्यमयी जीव को ढूंढ निकालने की जल्दी में ट्रेविस ने मजदूर हान वू से बात की और उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा जताई जिसने सबसे पहले वो वीडियो रिकॉर्ड किया था। इसी बीच झील के किनारे केटी और डग बातचीत कर रहे थे कि अचानक पानी की सतह पर बुलबुले उठने लगे। केटी ने कहा कि मछलियां जरूर किसी चीज से डर रही है और तभी ब्रैंडन का दिल दहल गया जब एक जोरदार लहर उसके उपकरण से टकरा गई।
खतरा समझते ही केटी ने डग को तुरंत पानी से दूर जाने की चेतावनी दी। डग ने भागने की कोशिश तो की, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसके पैरों के नीचे की लकड़ी की पट्टियां ढीली हो रही हैं, वो बुरी तरह घबरा गया। अगले ही पल एक विशालकाय सरीसृप जैसी पूंछ ने पूरे पियर को तहस-नहस कर दिया था। डग कुछ देर के लिए टूटे हुए हिस्से पर फंसा खड़ा रहा, डर से कांपता हुआ। तभी केटी की चीखों ने उसे होश में लाया और उसने किसी तरह छलांग लगाकर सूखी जमीन पर कदम रखा, मुश्किल से उस समुद्री राक्षस से बचते हुए। हान वो ट्रेविस को प्रोफेसर जॉन यू के पास लेकर गया, जिसने वीडियो के बारे में बात करने से साफ इनकार कर दिया और ट्रेविस को शक की नजर से देखने लगा। उसका कहना था कि अभी ये साफ नहीं है कि ट्रेविस आखिर किस पक्ष में है। इसके बाद डग ने सबको मोर्चरी में बुलाया। वहीं केटी ने मौका पाकर ट्रेविस को झील में हुई घटना बताई। चूंकि कोरोनर किसी पैथोलॉजिस्ट के आने तक शव दिखाने को तैयार नहीं था, ट्रेविस ने ब्रैंडन को उसका रूप धरने के लिए कहा, क्योंकि टीम में वही अकेला था जिसे चीनी भाषा आती थी। ये छल तब और पेचीदा हो गया जब चादर हटाई गई और ब्रैंडन शव की हालत देखकर उल्टी करने ही वाला था। जैसे तैसे उसने दरवाजा खोला और बाकी साथियों को भीतर आने दिया। तभी केटी ने शव के शरीर में फंसा एक बेहद बड़ा दांत देखा, जो अब तक वही अटका हुआ था। मामला और गर्मा गया जब हारकर खुद भी मोर्चरी में आ पहुंचा और ट्रेविस को धमकाने लगा कि अगर उसने मिली हुई हर चीज तुरंत नहीं सौंपी तो नए मुकदमे में दायर कर देगा। लेकिन जब उसने स्कॉट की मौत का जिक्र करते हुए ये कहा कि लड़का इसलिए मरा क्योंकि वो कमजोर था, तो ट्रेविस अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाया और उसने सीधे उसके चेहरे पर मुक्का जड़ दिया था। कुछ देर बाद हान वू कैंप में प्रोफेसर जॉन यू के साथ पहुंचा, जिसने अब सोच समझकर सहयोग करने का निर्णय लिया था। उसने बताया कि उसका भाई भी निर्माण स्थल पर काम करता था और वही उस जीव का शिकार बना था, जबकि उसकी मौत को औपचारिक तौर पर औद्योगिक दुर्घटना घोषित कर दिया गया था। इसी वजह से उसने जी जान लगाकर उस जानवर के सबूत ढूंढे और उसे फिल्माने में सफल हुआ जब वो झील के पास पहाड़ी से उतर रहा था। ट्रेविस ने पूछा कि आखिर जॉन यू अब क्यों मदद करने को तैयार हुआ, तो उसने कबूल किया कि शुरुआत में उसने तुलना की थी, क्योंकि हारकर भी कुछ ही समय बाद वहां आया और भारी रकम देकर जानकारी खरीदने की कोशिश की। लेकिन जॉन यू ने साफ कहा कि उसे ऐसे लोग सख्त नापसंद हैं जो हर चीज को पैसों से तौलते हैं। इसके बाद वो ट्रेविस को उस जगह ले गया जहां फुटेज शूट हुई थी। वहां उन्हें खून से लथपथ टूटी हुई हेलमेट के पास एक विशालकाय पच्चीन मिला। तीनों उस ताकत से स्तब्ध रह गए जो ऐसी तबाही मचाने के लिए चाहिए थी। तभी अचानक पेद जोर जोर से हिलने लगे और बाइशी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। सब समझ गए कि वही दैत्य वहां मौजूद है। ट्रेविस ने कैमरा झपटते ही दौड़ लगा दी और उस जानवर का पीछा करने लगा मानो खुद ही शिकारी हो। लेकिन असली शिकारी तो वो ड्रैगन था जो बिजली की तरह तेज निकला और कई बार गोल चक्कर लगाने के बाद सीधा झील में कूद गया। ट्रेविस चाहकर भी इस मुठभेड़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। रात होते ही हारकर के लोग देरी पर सवाल उठाने लगे और उसे उसकी खुद की शेखी याद दिलाई कि वो इन हमलों का अंत कर देगा। मगर हारकर हमेशा की तरह संवेदनहीन निकला। उसने कहा कि वो सिर्फ इसलिए चीन आया है क्योंकि ये लक्ष्य बेहद कठिन है, वरना उसके स्तर के शिकारी के लिए दुनिया में अब कोई चुनौती बची ही नहीं है। वही एकमात्र इंसान जिसने उसके सामने बोलने की हिम्मत दिखाई वो थी डॉक्टर जुंग। दोनों के बीच इस जीव की प्रकृति को लेकर तीखी बहस छिड़ गई थी। हारकर अब भी इस बात पर अड़ा रहा कि ये सिर्फ एक विशालकाय मगरमच्छ है, जबकि डॉक्टर जुंग को शक था कि ये किसी भी जाने पहचानी प्रजाति का जानवर नहीं है। उसने बताया कि उसने पानी में कुछ बेहद अजीब तरह के अणु पाए हैं, लेकिन हारकर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो सिर्फ नतीजे चाहता था और पूरी टीम को दोष देने लगा कि अब तक उसका लक्ष्य पकड़ में क्यों नहीं आया। अगले दिन ट्रेविस ने युवाओं के साथ बैठकर अपने करियर के बारे में बताया। उसने साझा किया कि उसने क्रिप्टोजूलॉजी तभी चुन ली थी जब वो छोटा लड़का था, क्योंकि उसे एक ऐसे जीव की झलक मिली थी जिसे मिथक माना जाता था और तब किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया था। उसकी यादों को बीच में रोकते हुए केटी आई और खबर दी कि एक और हमला हो चुका है, लेकिन इस बार डग भी उस जगह तक पहुंचने का रास्ता साफ नहीं करा पाया। बातचीत सुनकर हान वू बोला कि उसके पास वहां पहुंचने का अपना तरीका है और ट्रेविस तुरंत उसके साथ जाने को तैयार हो गया। हान वू ने पहरेदारों को भटकाया और इस दौरान ट्रेविस झाड़ियों के पीछे छिपकर सीधे घटनास्थल तक पहुंच गया। वहां उसने कुछ तस्वीरें खींची और जमीन पर गिरी एक पीली सी वस्तु की जांच करने लगा। तभी जुंग बंदूक लिए वहां पहुंची। वो विरोधी टीम के किसी भी जिज्ञासु सदस्य को भगाने आई थी, लेकिन ट्रेविस के ज्ञान को देखकर वो प्रभावित हो गई। उसे और भी हैरानी हुई जब उसने सुना कि ट्रेविस का इरादा इस जीव को मारने का नहीं बल्कि समझने का है। रात में जुंग का एक साथी जिसका नाम फ्राई था धीरे धीरे पक्ष बदलने लगा और बोला कि अब उसकी वफादारी हारकर के साथ बस एक धागे पर टिकी है। तभी पास ही जोरदार धमाका हुआ और सायरन बजने लगे। दर्जनों मजदूर घबराकर जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। अफरातफरी में एक हादसा भी हुआ और एक मजदूर लगभग दबकर मरने ही वाला था। वो किसी तरह बच तो गया, लेकिन उसकी सांसें बस कुछ ही सेकंड तक चल सकी।
क्योंकि तुरंत बाद ड्रैगन ने उसे जकड़ लिया। अब जुंग को और यकीन हो गया कि ये किसी मगरमच्छ का काम नहीं है। अगले दिन उसने हार्कर से जीव को जिंदा पकड़ने की संभावना पर बात करनी चाहिए, लेकिन उसने उसकी बात पूरी होने भी नहीं दी और ताना मारते हुए कहा कि शायद उसका और ट्रैविस का रिश्ता पेशेवर से ज्यादा गहरा है, इसी वजह से वो उसकी पागलपन भरी सोच को इतनी तवज्जो देती है। इसी बीच केटी ने डग को मनाया कि वो फील्डवर्क का थोड़ा अनुभव खुद ले और आखिरकार उसने हामी भर दी। वो समूह के साथ एक रात की नाव यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गया। ब्रैंडन ने सोनार उपकरण पानी में उतारा और पूरी टीम बेसब्री से इंतजार करने लगी। तभी अचानक बीप की आवाज आने लगी और सब उत्साहित हो उठे क्योंकि कुछ पास आ रहा था। ट्रैविस खड़ा होकर धुंध में झांकने लगा और व्यंग्यात्मक मुस्कान दी जब उसे दूसरी टीम की नाव दिखी। इसके बावजूद उसे सुकून था कि हार्कर उसमें मौजूद नहीं है और कोई भी उसकी बुराई का बचाव करने के लिए आगे नहीं आया था। लेकिन तभी उपकरण दोबारा बजने लगे और दोनों टीमों को एहसास हुआ कि कुछ बहुत बड़ा उनके ठीक नीचे है। बीप की आवाज इतनी तेज हो गई कि अचानक झटका लगा और किसी विशालकाय चीज ने नाव को नीचे से टक्कर मार दी। लगभग सभी लोग पानी में गिर पड़े। फ्राई और जुंग ने तैरकर ट्रैविस की नाव तक पहुंचने की कोशिश की, जबकि दूसरी टीम के 2 लोग उस जीव को देखकर गोलीबारी करने लगे। गोलियों से जानवर को कोई चोट नहीं पहुंची, बल्कि वो और भी ज्यादा उग्र हो गया। डर कर दोनों ने बाकी साथियों का इंतजार किए बिना वहां से भागने का फैसला कर लिया। जुंग तैर नहीं पा रही थी, इसलिए ट्रैविस खुद पानी में कूद पड़ा और उसे पकड़कर सुरक्षित नाव पर वापस ले आया। इस बीच फ्राई लगभग डूब ही चुका था। ट्रैविस उसे बचाने की कोशिश में उसकी ओर तैरने लगा, लेकिन उससे पहले ही वो दैत्य सामने आ गया और सबकी आंखों के सामने फ्राई को निगल गया। सबको पता था कि इस जीव का पाचन बेहद तेज है, इसलिए बाकी लोग जान बचाकर किनारे की तरफ भागे और मुश्किल से कुछ ही पलों में वहां से बाहर निकल पाए। जब हार्कर को कैंप पर फ्राई की मौत की खबर मिली तो उसके चेहरे पर कोई असर नहीं था। उल्टा उसने अपने शिकारी साथियों पर बरसते हुए कहा कि उन्हें पहले से बताना चाहिए कि वे झील पर जाने वाले हैं। इस घटना से डग का मनोबल टूट गया और उसने ट्रैविस की टीम के खिलाफ बगावत करते हुए कहना शुरू किया कि शायद हार्कर सही है और उस राक्षस को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहिए। डग की बात सुनकर केटी बेहद निराश हुई क्योंकि वो उसके प्रति आकर्षित थी, लेकिन ट्रैविस ने उसे समझाया कि वो जीव सिर्फ अपने इलाके की रक्षा कर रहा है और असली खतरा हार्कर है, जो केवल नाम और शोहरत के लिए सबकी जान खतरे में डाल रहा है। उसकी इस बात ने टीम का मनोबल कुछ हद तक वापस लौटा दिया। बस जुंग अब भी अपने साथी की मौत और बाकी लोगों की बेरुखी से विचलित थी। अगली सुबह केटी ने भी अपनी चिंता जताई कि अगर ड्रैगन वास्तव में करीब 6 मीटर लंबा है तो जो पिंजरा और डार्ट्स उनके पास है वे शायद उसके लिए काफी न हो। फिर ब्रैंडन ने दोनों को बुलाकर पानी के भीतर से माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हुई आवाज सुनाई। केटी ने कहा कि ये किसी व्हेल के गीत जैसी लग रही है। उन्होंने एक थ्योरी बनानी शुरू की कि शायद निर्माण कार्य की आवाजें ही उस प्राणी के इस इलाके में आने का कारण बनी हो, लेकिन इसे साबित करने के लिए और डेटा की जरूरत थी। जुंग ने बताया कि उसकी मूल टीम ने पूरा भूगर्भीय विश्लेषण किया था, लेकिन अफसोस की वो रिपोर्ट साझा करना असंभव है क्योंकि हार्कर सब कुछ गुप्त रखता है। हार मानने के बजाय ट्रैविस ने उससे मदद मांगी ताकि वे प्रतिद्वंद्वी कैंप में घुसकर जानकारी हासिल कर सके। अंधेरा होते ही दोनों ने योजना पर अमल किया, बाड़ फांदी, लकड़ी के बक्सों के पीछे छिपे और धीरे धीरे दफ्तर के पास पहुंच गए। ट्रैविस ताला तोड़ने ही वाला था कि जुंग ने खिड़की खोलकर उसे इशारा किया, लेकिन अंदर घुसने के कुछ ही मिनटों में वे पकड़े गए। हार्कर ने यूएसबी जब्त कर ली और ट्रैविस के हाथ प्लास्टिक टाई से बांध दिए। उसने व्यंग्य से कहा कि गोली मारना ठीक नहीं क्योंकि सवाल उठ सकते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े मगरमच्छ के पेट से मिले तो किसी को शक भी नहीं होगा। हार्कर ने उन्हें बंद कर छोड़ दिया, ये सोचे बिना कि प्लास्टिक टाई ट्रैविस के लिए कोई रुकावट नहीं है। उसने तुरंत खुद को और फिर जुंग को आजाद कर लिया। जाते जाते उसने गैस खोल दी, जिससे धमाके से दीवार में छेद हो गया और वे वहां से भाग निकले। हालांकि वे गलत दिशा में भाग पड़े और पहरेदारों की नजर में आ गए। जंगल की तरफ जाते समय एक गुंडा बाइक पर उनका पीछा करने लगा, लेकिन जुंग का धैर्य टूट गया। उसने लकड़ी उठाकर उसे गिरा दिया और दोनों ने वही बाइक छीन ली। कैंप लौटने पर उनके हाथ खाली थे। तभी डग ने ट्रैविस को एक यूएसबी थमा दी और कहा कि मनाने के और भी तरीके होते हैं। डेटा से पता चला कि इलाके के नीचे भूमिगत सुरंगों का जाल फैला हुआ है, बिल्कुल उसी पीली सामग्री से जुड़ा जिसे ट्रैविस ने पहले देखा था। अब ये साफ था कि वही सुरंगें उस प्राणी का ठिकाना थी और इसी वजह से सोनार उसे पकड़ नहीं पाता था। टीम एक और शिकार पर निकल पड़ी। इस बार ट्रैविस ने हान वू और बैशी को पीछे छोड़ दिया क्योंकि वह दोबारा नागरिकों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। इस बार की योजना ब्रैंडन की बनाई मशीन का इस्तेमाल करने की थी, जो प्राणी की आवाज की नकल कर सकती थी। लेकिन जैसे ही जुंग ने नाव से 300 मीटर दूर कोई हलचल महसूस की, ब्रैंडन घबरा गया और समय पर मशीन चालू नहीं कर पाया। तभी राक्षस अचानक नाव से टकरा गया और केटी की टांग घायल हो गई।
बिना कुछ कहे ब्रैंडन पानी में कूद गया और डिवाइस को ठीक करने के लिए गहराई में उतर गया। प्राणी तेजी से उसकी ओर बढ़ा और तभी उसने सेटिंग पूरी कर ली। नाव पर लौटने का वक्त नहीं था, इसलिए उसने ऊपर आकर चिल्लाया कि कोई बटन दबाए। इस बार डग ने छलांग लगाकर बटन दबाया और मशीन से आवाजें निकलने लगी। तुरंत ही दैत्य डरकर दूर भाग गया। केटी की हालत देखकर ट्रेविस उसे अस्पताल ले जाने का सोचने लगा, लेकिन उसने उसे रोका और कहा कि ये आखिरी मौका है प्राणी का पीछा कर उसकी गुफा तक पहुंचने का। झील के दूसरी तरफ पार कर अपनी नाव में था और उसके गुंडों में से एक ने ट्रेविस की नाव देख ली। उन्हें पता भी नहीं चला कि वे निगरानी में है। टीम गुफा में दाखिल हो गई और अंदर इतना बड़ा इलाका था कि वे नाव से उतर भी सकते थे। केटी को प्रवेश द्वार पर ही छोड़ दिया गया, जहां वो नाव पर नजर रखते हुए जॉन, यू और डग को पिंजरा जोड़ने का काम देख रही थी। इसी बीच ट्रेविस ब्रैंडन और जुंग के साथ गुफा के भीतर गहराई तक चला गया। तभी हारकर अचानक आ पहुंचा और उसके गुंडों ने डग को मार दिया जब उसने विरोध करने की कोशिश की। ये सब जाने बिना बाकी लोग आगे बढ़ते रहे और गुफा के विशाल आकार को देखकर चकित हो गए। अंततः उन्होंने वहां के असली मालिक को देखा, वो प्राणी जो एक चट्टान पर सो रहा था। ट्रेविस ने दूर से प्राणी का निरीक्षण किया और गंभीर स्वर में कहा कि ये कुछ ऐसा लगता है जो सरीसृप और उभयचर के बीच का मिश्रण है और अब तक पूरी तरह अज्ञात रहा है। जैसे ही फ्लैशलाइट की किरण उसकी त्वचा पर पड़ी, प्राणी ने गहरी गर्जना की और उसके मांसपेशियां फड़कने लगी। इस डरावने दृश्य को देखकर सभी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और पीछे हट गए। ब्रैंडन, जो पहले ही डार्ट शूटिंग मशीन सेट करने में घबराया हुआ था, अब और भी भयभीत हो गया। मशीन की गड़बड़ी के कारण प्राणी को ये महसूस हो गया कि उसके खिलाफ कोई हमला होने वाला है। उसका गुस्सा बढ़ता गया और उसने जोरदार कदमों से गुंबददार छत और दीवारों को हिलाते हुए पीछा शुरू किया। ट्रेविस ने तेजी से ब्रैंडन की ओर दौड़ते हुए प्राणी को रोकने की कोशिश की, लेकिन राक्षस का पैमाना और शक्ति इतनी विशाल थी कि वह उसे आसानी से पार कर रहा था। सौभाग्यवश ट्रेविस ने एक साइड होल देखा। ये जगह उसके विशाल सिर के लिए बहुत तंग थी। वो तुरंत वहां घुस गया और अपने शरीर को सिकोड़ लिया। ट्रेविस ने जोर से ब्रैंडन को निर्देश दिया कि मुंह को निशाना बनाओ और डार्ट सही दिशा में मारो, लेकिन उसकी आवाज ने प्राणी का ध्यान बदल दिया और अब वह दोनों को एक साथ तलाशने लगा। ट्रेविस और जुंग ने तत्काल अपनी सुरक्षा के लिए आसपास के संकरे और घुमावदार रास्तों में खुद को छिपाया। प्राणी के जबड़े के एक झटके से एक विशाल चट्टान जमीन से हटकर उनके ऊपर गिरने लगी। वे बमुश्किल रेंगते हुए पास की गलियों में घुस गए। ट्रेविस ने कई बार डार्ट फायर किया, ये नहीं जान पाते हुए कि कोई निशाना लगा या नहीं। अंततः जब प्राणी सीधे उस पर हमला करने आया, ट्रेविस ने हथियार को ढाल की तरह पकड़ा और खुद को उसके जबड़े से बचाया। सभी सांसों को थामे हुए उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। गुफा के अंधेरे में केवल प्राणी की गर्जना और उनकी खुद की तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। हर कदम पर मौत का खतरा मंडरा रहा था और ट्रेविस को अपनी टीम को सुरक्षित निकालने के लिए हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ रहा था। जैसे ही शांत करने वाली गोली का असर प्राणी पर हुआ, उसका विशाल शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। मांसपेशियों की ताकत कम होती चली गई और अंततः वो एक और धड़ाम से गिर पड़ा। गुफा में खून, धूल और पानी की हल्की बूंदों से माहौल और भी डरावना बन गया। जुंग और ब्रैंडन ने कुछ पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अपनी हिम्मत जुटाकर प्राणी के पास गए। उसके विशाल पैरों, कांटेदार पंजों और चमकदार आंखों को नजदीक से देख उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। ये कितना दुर्लभ और शक्तिशाली जीव था। लेकिन उनकी खुशी और प्रशंसा अचानक हारकर की ताने भरी तालियों की गूंज से टूट गई। गुफा की दीवारों पर उसकी तानों की आवाज गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था मानो पूरा स्थान उसी के विजयी शिकार के लिए ताली बजा रहा हो। ट्रेविस खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसने अपने भीतर सवाल किया कि क्या सच में ये वही महिमा है जिसके लिए शिकार करना चाहिए? क्या बेहोश प्राणी पर गोली चलाना ही किसी को शिकार का गौरव देता है? हारकर ने ठंडी गणनात्मक मुस्कान के साथ कहा कि उसके लिए केवल मृत प्राणी के साथ तस्वीरें ही महत्व रखती है। सच्ची जानवर की समझ या उसकी रक्षा की कोई जगह नहीं थी। पूर्व बॉस के इस घिनौने रवैये से क्रोधित जुंग ने उसके सामने अपनी नाराजगी व्यक्त करना शुरू किया। उसने उसकी बहस काटी, ताने दिए और उसकी अभद्रता का मुंहतोड़ जवाब दिया। हारकर, जो अपने अहंकार में डूबा था, इस पर इतना ध्यान भटका कि वह अपने लक्ष्यों से विचलित हो गया। ब्रैंडन ने मौके का फायदा उठाते हुए एक गुंडे पर झपट्टा मारा, जबकि ट्रेविस ने अपनी बंदूक उठाकर हारकर पर हमला किया। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब ट्रेविस ने सच्चाई बताई। ये गिरा हुआ जीव केवल किशोर था और यही वही नहीं था जिसने उनकी नाव पर हमला किया था। वो ये खुलासा करने ही वाला था कि तभी गुफा के गहरे कोने से हलचल हुई। विशालकाय मां प्राणी क्रोध और गुस्से से भरी हुई प्रकट हुई। उसकी आंखों की आग और दहाड़ इतनी भयानक थी कि गुफा की दीवारें कांपने लगी। वो तुरंत एक गुंडे के पीछे दौड़ी जिसने अपनी आंखों के सामने साथी को निगलते देखा। दूसरा गुंडा, जो उस दृश्य को देखकर पूरी तरह घबरा गया था, भाग खड़ा हुआ। ब्रैंडन ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने दोस्तों के लिए रास्ता खोला। ट्रेविस ने जुंग को जोर से खींचकर एक संकरी दरार में ले गया, जहां दोनों चुपचाप सांस लेने लगे और अपने आप को संभालने की कोशिश की।
उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, हाथ और पैर कांप रहे थे और हर श्वास में गुफा की गंध और प्राणी की मौजूदगी का डर घुला हुआ था। सन्नाटा कुछ ही क्षणों के लिए रहा। बाहर गुफा में माँ प्राणी के कदमों की गूंज और उसके रौद्र स्वर अब भी गूंज रहे थे। ये स्पष्ट था कि किशोर प्राणी की सुरक्षा में माँ अपनी पूरी ताकत लगा रही थी और इस क्रोध ने ट्रेविस और उसकी टीम को ये समझा दिया कि वे अब सिर्फ अपनी बुद्धि और त्वरित निर्णय से ही बच सकते थे। अचानक वही गुंडा दिखाई दिया, चीखते हुए और भीख मांगते हुए कि उसे भी वही रुकने दिया जाए। ट्रेविस ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। प्राणी ने तुरंत उस पर हमला कर दिया और ट्रेविस और जुंग गुफा की ओर भागने लगे। भागते हुए उन्होंने देखा कि हार्कर ने सभी को बंधक बना लिया है। केटी और डग को उसने पिंजरे में बंद कर रखा था। ट्रेविस ने बिना किसी हिचकिचाहट के फैसला किया कि उसे भी पिंजरे में घुसकर स्थिति संभालनी होगी। जैसे ही विशाल प्राणी वहां पहुंचा और हार्कर को देखा, उसने उसे चट्टानों की ओर फेंक दिया, जिससे हार्कर बेहोश हो गया। फिर प्राणी ने पिंजरे को जोर जोर से धकेलना शुरू कर दिया और ये सभी के भीतर घूमने लगा। इस बीच ब्रैंडन, जो बाहर ही बचा था, ने प्राणी का ध्यान भटकाने की कोशिश की। वो लगभग प्राणी के जबड़े में समा ही गया था, लेकिन ट्रेविस ने फुर्ती से कदम उठाकर उसे उसी रणनीति से बचा लिया। प्राणी अब पूरी तरह गुस्से में था, लेकिन टीम ने अपनी समझदारी और त्वरित निर्णय से स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। गुफा में पिंजरे की आवाज, प्राणी की गर्जना और उनकी दौड़ का मिश्रण इतना डरावना था कि हर पल ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी क्षण मौत ला सकता है। लेकिन ट्रेविस और उसकी टीम अब अनुभव और साहस के बल पर हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। ट्रेविस ने तुरंत सबको कहा कि नाव की ओर भागो और फिर अकेले पिंजरे में प्रवेश किया, लेकिन उसके साथ ब्रैंडन की बनाई डिवाइस थी। जैसे ही उसने डिवाइस सक्रिय की, प्राणी आगबूला हो गया और पिंजरे को अपने गर्दन की ताकत से ऊपर उठाने लगा। पिंजरे के चारों ओर हवा और पानी की छींटें उड़ रही थी और अंदर बंद लोग हिलते डुलते डर के मारे चीख रहे थे। लेकिन बहुत देर नहीं लगी और प्राणी गोली के प्रभाव में धीरे धीरे शांत पड़ गया। ट्रेविस ने डिवाइस का नियंत्रण बनाए रखा और आखिरकार प्राणी की सक्रियता कम हो गई। बाहर टीम बेचैनी में ट्रेविस के लिए चीख रही थी और नाव से उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो पानी से बाहर निकला, सभी ने राहत की सांस ली। कुछ समय बाद प्राणी को चीन द्वारा प्रदान किए गए एक नेचर रिजर्व में निगरानी में रखा गया। वही पता चला कि हार्कर उस दिन के बाद कभी नहीं मिला। इस बीच डग ने भी अपने दोस्तों को सच्चाई बताई और खुलासा किया कि वही रहस्यमय क्लाइंट था जिसने पहले सबको भ्रमित किया था। इस पूरी घटना ने टीम को न केवल असली शिकार और साहस का अनुभव दिया, बल्कि ये भी सिखाया कि सम्मान, समझदारी और साहस ही असली जीत की कुंजी है। टीम ने एक अनजान और शक्तिशाली जीव की दुनिया को समझा और उसे सुरक्षित रखने में सफल रही, जबकि मानव लालच और अहंकार की महत्ता भी सामने आई। ये कहानी यही खत्म हो जाती है और अद्भुत कहानियां देखने के लिए चैनल से जुड़ जाएं।